નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, અતિથિમાં આપનું સ્વાગત છે. અતિથિ લેવો કાર્યક્રમ કે જે કાર્યક્રમમાં વિશિષ્ટ વ્યક્તિત્વની ખાસ મુલાકાત કરાવે છે અને વાતો કરીએ છીએ અંતરંગ. આજે આપણી સાથે છે પુષ્પેન્દ્ર કુલશ્રેષ્ઠા. નામ એકમાત્ર કાફી છે, परिचय मोहताज नहीं. पुष्पेंद्र जी, आपका स्वागत है कार्यक्रम में. थैंक यू देवन भाई. नॉर्मली जब आप स्टेज पे आते हैं कहीं पे भी तो एक परिचय के लिए 2-4 सेंटेंसेस बोले जाते हैं. कई बार आपको भी ऐसा होता होगा कि ये जो 2 सेंटेंस बोले या 4 सेंटेंस बोले, 6 सेंटेंस बोले, या तो कुछ रह गया या तो कुछ ज़्यादा बोल गया. अगर पुष्पेंद्र जी को खुद को अपने परिचय के बारे में 3 सेंटेंस बोलने को कहा जाए, क्या कहेंगे? कौन है पुष्पेंद्र? मेरा नाम पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ है. पेशे से पत्रकार था. पत्रकारिता करने के बाद मुझे लगा कुछ विषय ऐसे हैं जो पत्रकारिता से हट के उठाने चाहिए, इसलिए मैंने इस्तीफ़ा दे दिया और देश के सामने, राष्ट्र के सामने जो ज्वलंत मुद्दे हैं उन्हें सिर्फ उठाता हूँ. सरकार किसकी है किसकी नहीं है, माने जाएंगे नहीं माने जाएंगे, इतना ही मेरा कार्य है. पत्रकार था, यहीं से मैं शुरू करता हूँ आज की वार्ता. पत्रकार था, फिर क्यों नहीं रहे? उसके पीछे कुछ खास वजह? नहीं, कोई ख़ास वजह नहीं. मैं समझता था कि 20-25 साल पत्रकारिता की. मैंने प्रिंट में भी था, टेलीविज़न में भी था, BBC रेडियो में भी था और पाकिस्तान के पहले प्राइवेट चैनल का इंडिया हेड भी था. मुझे लगता था कि पत्रकारिता की अपनी सीमाएं हैं, अपने बंधन हैं, अपनी उसमें इकोनॉमिक्स शामिल है, मालिकों का रोल शामिल है, एडिटर का रोल शामिल है, सत्ताओं के साथ में उनकी नज़दीकियाँ शामिल हैं. जब आप इन सब के बीच में करते हैं तो बहुत सारी बातें जो आप देखते हैं वो बताते नहीं हैं, क्योंकि आपके अखबार की, आपके टेलीविज़न की अपनी एक एडिटोरियल पॉलिसी होती है और बहुत सारे मुद्दे इन कारणों से इस देश में कभी उठाए नहीं गए. वो मुद्दे इस देश के मीडिया का कभी विषय नहीं बने और मीडिया ने भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली, जाने अनजाने में या जानबूझकर इस देश में झूठे नैरेटिवों को आगे बढ़ाया. यहाँ रोकूंगा. ये शो है ना, कन्फेशन के लिए बहुत जाना माना है. आपने बताया कि मीडिया कुछ न कुछ रीज़न की वजह से परसेप्शन बिल्टअप करता है जो शायद सही नहीं होता है. कन्फेस करना चाहेंगे कि पास्ट में आपने भी कुछ ऐसा किया हो जो आपने बताया कि एडिटोरियल में ऊपर से प्रेशर रहता है, किसी पॉलिटिकल पार्टीज़ का रहता है, किसी और इन्फ्लुएंस हो जाता है जो पत्रकार है. क्या आपने भी कोई गलती की है? कोई आप ऐसे कह लें कि हमने तो पत्रकारिता में रिपोर्टिंग ज़्यादा की है. ये सारी पॉलिसीज़ और गलतियाँ जो हैं वो एडिटोरियल पेज पे होती हैं और एडिटर तय करता है, मालिक तय करते हैं. लेकिन एक गलतियां, हम उसको गलती कह सकते हैं, लेकिन वो एक सर्वमान एक जुमला था जो चलता था हमारे देश में और वो जुमला था कि सारे धर्म बराबर हैं. वंस अपॉन अ टाइम, जबकि आप बात कर रहे हैं, ये अभी भी चलता है. कुछ लोग अभी भी इसको चलाते हैं. अखबारों में लिखा जाने लगा अगर मस्जिद के अंदर रेप हो जाए तो कहेंगे एक धर्म विशेष के पूजा स्थल में ऐसा हुआ, और मंदिर में अगर रेप की घटना हो जाए तो पुजारी का नाम भी बताएंगे और मंदिर शब्द भी इस्तेमाल करेंगे. तब वो पूजा स्थल इस्तेमाल नहीं करते हैं. और पूजा स्थल इट्स अ वेरी कंफ्यूजिंग वर्ड. तो हमने मुसलमानों की बस्ती में आग लग जाए तो बस्ती का नाम नहीं बताएंगे, मुसलमान मर जाए तो उसका नाम बताएंगे, हिंदू मर जाए तो नाम नहीं बताएंगे. तो हमने जो पत्रकारिता पढ़ी उसमें ये कहा गया कि आपको किसी का नाम नहीं लिखना है. लेकिन हमने अपने दौर में ये भी चेंज देखा कि धीरे धीरे लोगों ने नाम बताना शुरू किए. वो आपकी वजह से हुआ, आपको लगता है? नहीं, हमने देखा ऐसा हुआ. हम आई वॉज नॉट ए सच ए बिग स्टार जर्नलिस्ट कि मैं भारतीय पत्रकारिता को मोड़ सकता हूँ. आई वॉज ए वेरी स्मॉल जर्नलिस्ट. एक आदमी दिल्ली आया, अपनी नौकरी करी, छोटा सीखने की कोशिश की. हम कभी किसी अखबार के एडिटर नहीं रहे. लेकिन BBC जब मैं गया तब मुझे लगा कि यहाँ पत्रकारिता नहीं हो रही, यहाँ तो मिशन पे काम हो रहा है. BBC को तो बहुत न्यूट्रल मीडिया हाउस कहा जाता है. नहीं, ऐसे कहा जाता है. आप ही के ज़माने के जो वर्ल्ड के लोग थे उन्हीं से आगे आते आते अभी की जनरेशन भी सुन रही है. वो मैंने वही कहा कि मैं उस नैरेटिव का हिस्सा ही नहीं था. हमको तो बना बनाया नैरेटिव मिला ना. BBC बायस नहीं हो सकता, BBC न्यूट्रल है. जब ये शब्द थे तो आपको न्यूट्रल का ज्ञान ही नहीं था. आपको लगता था शायद यही जो मापदंड तय कर रहे हैं, ये जो लीग तय कर रहे हैं, यही फाइनल है. जब आप ज़्यादा समझदार होते हैं तो ये सीधा सवाल मैं पूछने की कोशिश करूंगा कि आपको लगता है जो आपने बताया कि जो एक वक्त एक ज़माने में जो होता था, आपने बताया कि अब भी होता है, तो अभी जिस तरह से प्रेजेंटेशन चेंज हुआ है, कई लोगों का ये भी कहना है कि अभी और कोई ग्रुप इन्फ्लुएंस कर रहा है मीडिया को. इज इट सो?
देखिए, दो चीज़ें होती हैं, एक होता है किसी चीज़ की इंटरप्रिटेशन और एक होता है इन्फॉर्मेशन। इफ़ यू आर गिविंग रॉन्ग इन्फॉर्मेशन तो आपकी इंटरप्रिटेशन भी गलत होगी। अब जो लोग इन्फॉर्मेशन ही गलत दे रहे हैं, लेकिन एक अखबार का एडिटर, बड़ा नाम, भारत सरकार उसको पद्म विभूषण भी देती है, मैं थोड़ी देर के लिए बता रहा हूँ, अखबार का एडिटर होते हुए फ्रंट पेज पे ये खबर अगर छपती है कि आगरा से सेनाएं दिल्ली की तरफ कूच कर गई हैं और दिल्ली के अंदर तख्ता पलट होने जा रहा है, ये छोटी मोटी खबर नहीं है। उस अखबार के एडिटर ने माफ़ी मांगी? उस अखबार के एडिटर ने कभी स्वाभाविक तौर पे कहा कि मैं ये झूठी खबर छापी थी, किसी के कहने पे छापी थी, किसी एजेंडे के तहत छापी थी? इतनी बड़ी खबर जिसके इंटरनेशनल डायमेंशंस हो सकते हैं, लोगों ने अपने राजनीतिक आकाओं को खुश करने के लिए इस देश में एक अनार्की पैदा करने की कोशिश की। किसका एजेंडा था? जो किसी और अखबार ने खबर नहीं छापी, कहीं नहीं आई ये खबर, लेकिन वो क्रांतिकारी अखबार है, उसके बारे में कहा जाता है कि हमेशा इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ रहा है। वही लोग आज अखबारों से निकाल दिए गए, बेरोजगार हो गए, तो 20-20 करोड़ रुपया बड़े बड़े धनाढ्य लोगों से लेकर के छोटा छोटा यूट्यूब चलाते हैं और आज भी मिस इन्फॉर्मेशन कर रहे हैं। आपकी इंटरप्रिटेशन पे मुझे कोई एतराज नहीं है, आप किस तरीके से किसी चीज को सॉल्व मिस इन्फॉर्मेशन ये कतई मंजूर नहीं। मिस इन्फॉर्मेशन से तो आप ऐसे ही है कि आप मरीज को कहें कैंसर है और आप उससे कहते हैं कि नहीं नहीं आपको कैंसर नहीं, सर का दर्द है। पुष्पेंद्र जी, वक्ता के तौर पे, क्योंकि पत्रकारिता बहुत अच्छी, मतलब जो वाणी है आपकी बिल्कुल अस्खलित बहती जाती है, लोगों के कान तरसते कि अभी और क्या कहेंगे और क्या इशू आएगा, कहने का अंदाज भी आपका एक अलग है। ये चीज़ है ना, सिखाई नहीं जाती, सीखी नहीं जाती, ये इनबिल्ट होती है। पुष्पेंद्र जी अच्छे ओरेटर कब एस्टैब्लिश हुए? स्कूल में, कॉलेज में, या जब जर्नलिज्म ज्वाइन किया, कब किसी ने बताया कि नहीं ये बंदा है ना, ये छोकरा बोलता जोरदार है, ये कब हुआ? देखिए, मैं जहाँ पला बढ़ा, जहाँ पैदा हुआ, वहाँ हिंदू के लिए कोई बहुत बड़ा स्कोप नहीं था। स्कूल में मैं बहुत एक्टिव था, लेकिन कभी ओरेटरी कोई चीज़ होती है इसका अंदाज़ा नहीं था, और मैं बचपन में बड़ा शाय आदमी था। मतलब मैं तो अभी मतलब बदला ले रहे हो? हाँ, नहीं मतलब शाय का ये मतलब जो इतने साल में शायर है ना, आज मैं डेवलप करके जाऊंगा अभी, बाकी बची जिंदगी में। ऐसा नहीं है। लेकिन होता यह है कि देखिए, कुछ चीज़ें आप पढ़ के बोलते हैं जी, और कोई अंदर जहन से आती, और कुछ चीज़ें आप जीते हैं। मैंने जो कुछ आज बोला है वो मेरी माँ ने, मेरी बहनों ने, मेरे पिता ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में 40 साल तक जिया है। नहीं ये ऑरेटरी, ये वॉइस मॉड्यूलेशन, ये पीच, हाँ उसी मैं उस पर सेकंड पार्ट पे आता हूँ। पहले तो कंटेंट होना आपके पास, नॉलेज जरूरी है। अगर मॉड्यूलेशन बहुत अच्छा है तो बोलेंगे कि अगर कंटेंट नहीं है तो जो कंटेंट था मेरे पास, लेकिन पत्रकारिता ने मुझे वास्ट लोगों से मिलने का मौका दिया, और ऊपर वाले की कोई मेहरबानी रही होगी कि हमको बचपन में, क्योंकि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में थे, तो हमने उर्दू पढ़ी। उर्दू हमारी ज़बान थी, हिंदी हम जानते नहीं थे, और इस्लाम हमने पढ़ा, कुरान हमने पढ़ा। तो उर्दू की चाशनी और हिंदी के शब्द उसमें मिक्स करने के बाद जो बात आपको लगती है वो पुष्पेंद्र की ओरेटरी नज़र आती है। लिहाजा कोई इसकी ट्रेनिंग नहीं है, और ओरेटरी किसी को सिखाई नहीं जा सकती। आप डायलॉग तो किसी को सिखा सकते हैं कि 3 बार बोलें, 4 बार बोलें, और वो उसके बाद में कोई बात बोल दे। लेकिन मेरा मानना है कि अगर आपके मन में, जो आप मन में है वही आपके दिमाग में है, और आप कन्विंस्ड हैं, तो फिर शब्द भी आपके निकलेंगे, हाई पिच, लो पिच होगी। वो मैं कभी करता नहीं, वो ऑटोमेटिक ऐसा होता है। रोकूंगा यहाँ पे, वक्त हुआ है छोटे से ब्रेक के बाद। दर्शक मित्रों, नानकड़ा विराम बाद पुष्पेंद्र जी ની વાતો બીજા તબક્કાની। વિરામ બાદ ફરી એકવાર સ્વાગત છે આપનું। કાર્યક્રમમાં હાજર છે ફરી એકવાર पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ साथ है। पुष्पेंद्र जी, आपकी हर एक बात में मुस्लिम और इस्लाम आ जाता है, इसलिए
क्या 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 मतलब, एक तो या तो बहुत प्यार करता है ना आदमी तब भी अंदर से निकलता है, या तो बहुत हेट करता है तब निकलती है। ये क्या है क्या? क्योंकि इतने साल का प्यार और बाद में परिवर्तित हो गया हेट में। पढ़ाई, आपने बताया बचपन, उर्दू की चाशनी, उसमें आप घुले डुले, उसके बाद अचानक हेट और लव स्टोरी मुझे दिख रही है आपकी हर एक स्पीच में। एक जमाने में प्यार किया, बहुत स्टडी किया, डीपली अंदर आप घुस गए इस्लाम में, बाद में अचानक हेट स्पीच। ये मुस्लिम और इस्लाम के बिना पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ का कोई भी लेक्चर क्या हो ही नहीं सकता। क्योंकि एक पत्रकार, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, एक पत्रकार होता है ना, उसके पास बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं, लेकिन ये पत्रकार सिर्फ 2 सब्जेक्ट के अंदर सीमित रह गया है। रहना चाहते या किसी ने रहने को कहा गया है। आपने कहा ये पत्रकार रह गया है, मैंने इसीलिए पत्रकारिता छोड़ दी है। मुझे अपने नाम के आगे कोई ये कहे कि आप पत्रकार हैं, इस पे एतराज़ है। मैं पत्रकार था, और जब तक था तो जो पत्रकारिता के मापदंड थे वो मैंने पूरे किए। आपका दूसरा सवाल है विच इज़ हाईली ऑब्जेक्शनेबल। सवाल ये है कि मुसलमानों से हेट जो है, ये जो शब्द आपने हेट इस्तेमाल किया है, या तो आपने मेरी स्पीचें सुनी नहीं हैं, या आपने इस देश में पिछले कई सौ सालों से बनी बनाए झूठे मक्कारी के नैरेटिव को ये समझ लिया है कि यही सच है। मैंने आज तक किसी मुसलमान और इस्लाम के खिलाफ हेट स्पीच नहीं दी, इसलिए आपको असदुद्दीन ओवैसी की भाषा में हेट एंटी हिंदू और पुष्पेंद्र में हेट इस्लाम नजर आता है, क्योंकि आप इस्लाम के बारे में या तो जानकार नहीं है। ओवैसी भी यही कहते हैं, ओवैसी भी यही कहते हैं। जब हमने पूछा था तो बोला मैं भी हेट स्पीच नहीं देता। नो 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 नो, हेट स्पीच है तभी मुकदमा हुआ है। अकबरुद्दीन के खिलाफ मुकदमा हुआ, वो हेट स्पीच के कारण हुआ, भारत के संविधान के उल्लंघन में हुआ। मैंने आज तक एक भी हेट स्पीच नहीं दी, और हेट स्पीच का जिस दिन मेरे ऊपर मुकदमा होगा, मैं साबित करूंगा कि मैं कौन सी बात कहां से कह रहा हूं और किस संदर्भ में कह रहा हूं। मैंने कभी नहीं कहा कि 15 मिनट का टाइम दे दो मुसलमानों को, हम बता देंगे क्या है। यह है हेट स्पीच। मैंने ये कहा कि कुरान, जिसको मुसलमान संविधान से भी ऊपर मानता है, उस कुरान की 24 आयतें जस्टिस Z.S. लोहात, जो भारत का एक मजिस्ट्रेट था, जस्टिस था, उसने कहा, ये रिकॉर्ड पे है, 31 जुलाई 1986 में उन्होंने कहा कि कुरान शरीफ में 24 ऐसी आयतें हैं जो अपने फेलो सिटीजन, उस देश में नास्तिक आस्तिक मूर्ति पूजकों को हत्या करने का आदेश देती हैं। अगर ये नहीं हटाई गई तो भारत में क्या, दुनिया में कभी शांति नहीं हो सकती। मैं उस जस्टिस की बात को रिपीट कर रहा हूं। अगर इसको कोई हेट स्पीच समझता है तो जस्टिस Z.S. लोहात पे मरणोपरांत मुकदमा चलना चाहिए। मैंने कभी नहीं कहा कि कहते कि मुसलमानों को मार करके पिंड छुड़ाया जाए। मैं ये पूछना चाहता हूं सिंपल, आप मुझे बताएं कि मुसलमान भारत की सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानेगा? अगर ब्राह्मण कर सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानेगा तो मैं भी ये कहूंगा कि आप कौन होते हैं सुप्रीम कोर्ट को न मानने वाले? अगर सुप्रीम कोर्ट है, भारत का इंस्टीट्यूशन है, तो आपको मानना होगा। आप उससे ये तो कह सकते हैं फैसला मेरे हक में नहीं आया तो मैं नाराज हूं, लेकिन फैसला अगर याकूब मेनन पे आएगा, सजाए मौत का आएगा, तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि याकूब मेनन की जुडिशियल मर्डर हुआ है। फिर तो हर आदमी इस देश में, हर गुंडा कहेगा कि साहब मुझे सजा, मुझे जाति के नाम पे मारा गया, मैं यादव था इसलिए मारा गया, मुझे बनिया था, ठाकुर था। तो जुडिशरी का फिर मतलब क्या हुआ? तो याकूब मेनन की फांसी मुसलमान की फांसी है, याकूब मेनन की फांसी जुडिशियल मौत है, और अखलाक, एक आदमी गाजियाबाद में उसे भीड़ मारती है, मैंने बार बार ये कहा, वो भीड़ ने जस्टिफाई काम नहीं किया, गलत है। लेकिन एक आदमी का मरना, तो इस देश में मॉब लिंचिंग होती है, अखबार छापते हैं, मीडिया छापता है। सुप्रीम कोर्ट भी कहती है वी आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट लिंचिस्तान इन इंडिया। लेकिन यही सुप्रीम कोर्ट है, यही भारत है। औरंगजेब और बाबर के जमाने की बात नहीं करता मैं, पूछना चाहता हूं 2500 कश्मीरी हिंदू पंडितों को उनके साथी पड़ोसी मुसलमानों ने उनकी पूजा और पद्धति के कारण मारा। 5 लाख कश्मीरी हिंदू पंडित दिल्ली के अंदर INA मार्केट के बाहर जगह जगह फुटपाथ पे आज सिगरेट और बीड़ी बेचते हैं। ये वो लोग हैं जिनके 10-10 एकड़ में मकान थे, 10-10 12-12 कमरों के इनके मकान थे। उन्होंने आज तक किसी मुसलमान को गाली तक नहीं दी, ऊंचे शब्दों में नहीं बोले। कश्मीरी हिंदू पंडितों का सबसे दानिश्वर आदमी, सबसे बुद्धिजीवी आदमी,
उसे जब उठा के बाहर लाए और चाकू से दोनों उसकी आंखें बाहर निकाली, और जब यहां गोली मारी तो बेटा खड़ा हुआ था, दिल्ली में रहता है। 2 दिन बाद लोगों ने कहा कि ये कर क्या रहे थे। जाके देखा तो उनकी टेबल पर कुरान मजीद खुला हुआ रखा था और वो उसका कश्मीरी में ट्रांसलेशन कर रहे थे। अगर ये कहना हेट स्पीच है तो मैं इसे एक नहीं करोड़ों बार कहूंगा, हजारों लाखों बार कहूंगा। बचपन की कई यादें मेरे हिसाब से बाहर निकलती है, कुछ रिएक्शन एक्शन कहीं पे होता है क्या? स्कूल कॉलेज टाइम पे, जैसा आपने बताया कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में आपने पढ़ाई की, अलीगढ़ में स्कूलिंग भी वहीं पे की, पैदा ही वहीं हुआ। हाँ हाँ वही तो क्या आपको लगता है कि ऐसे कोई हादसा हुआ था कुछ जो बात रिफ्लेक्ट होती है, या तो फिर इतना स्टडी करने के बाद आपको ये ज्ञान हुआ कि इसमें इतना इतना गलत है? कोई ऐसा हादसा भी हुआ था क्या? अगेन मैं बता रहा हूँ कि ये शो जाना जाता है जो आज तक कहीं नहीं बताई, ऐसी बात बताने के लिए। देखिए, मैंने कुरान शरीफ, जो हिंदू झूठे इस देश में बकवास करते घूमते हैं कि उन्होंने कुरान शरीफ पढ़ा है, मैंने वैसे नहीं पढ़ा, हमारे कोर्स का हिस्सा था। मैंने बगनबेरिया की डंडी मौलाना साहब की पिटाई से पढ़ा है, और हमारे दोस्त चाहे सरमद हों, चाहे जमाल हों या दूसरे हों, उनके साथ पढ़ा है, और जो वो पढ़ा है वही याद है और वही आज भी कह रहा हूं। और हादसे की बात यह है तो हादसे तो इस देश में हजारों घूमते हैं। इंडिविजुअल अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में 79 में व्हेन आई वाज स्टडिंग इन 9th क्लास, मेरी 4 बहनें, हम 5 भाई, जिसके फादर उस यूनिवर्सिटी में रहे हों, हम सब वहाँ पैदा हुए हों। किसी दूर दराज अलीगढ़ से 100 किलोमीटर दूर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के लड़कों का किसी लड़की को छेड़ने में दंगा हो जाए, झगड़ा हो जाए, वहाँ उनके साथ मार पिटाई हो जाए। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में 40,000 छात्रों के बीच में 2 परिवार रहते हों, आप उनके घर में घुस जाएं, आप बहनों का दुपट्टा खींचें, आप मशाल लेके घर के अंदर आग लगा दें, आप कपड़े फाड़ दें, आप लूटपाट करें। 5 किलोमीटर की उस विश्वविद्यालय के अंदर जहां कोई चीज बाहर नहीं जाती हो, और जो वहां पैदा हुए हों, जिन्होंने आरएसएस की फुल फॉर्म न जानते हों, हिंदू वर्ड की फुल फॉर्म न जानते हों, लोग हमें पुष्पिंदर खां कह के पुकारते हों, हमें अपनी आइडेंटिटी के ऊपर न कभी शर्म था, न कभी ऐसा हुआ कि हम क्या हैं, हम हिंदू हैं, ऐसा कभी नहीं हुआ। 79 में 40,000 मुसलमानों ने, पढ़े लिखे मुसलमानों ने, इंटेलेक्चुअल मुसलमानों ने, जाहिल सब्जी बेचने वालों ने नहीं, कि नहीं साहब वो जो होता है इंटेलेक्चुअल मुसलमान पढ़ा लिखा होता है और कट्टर होता है, आसपास की सारी दुकानें जला दी। आपने अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर प्रोफेसर जौहरी साहब के भतीजे को सिर्फ इसलिए मारा कि वो एमबीबीएस का छात्र था, और विश्वविद्यालय के नियम के अनुसार 50% सीटें हमेशा ओपन होती थी। 50 इंटरनल का मतलब होता है 99% मुसलमानों को। उस विश्वविद्यालय में जहां पूरी दुनिया में कहीं एमबीबीएस के कोर्स में इंटरव्यू नहीं होता है, लेकिन हिंदू छात्रों को रोकने के लिए वहां इंटरव्यू नाफिज किया गया, और यह डर पैदा किया गया कि बाहर से आने वाले हिंदू अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में ज्यादा से ज्यादा अपीयर ना हो। इसलिए आपने प्रदीप जौहरी नाम के एमबीबीएस के लड़के की हत्या कर दी, जो मेरे घर से 100 मीटर की दूरी पर लाश पड़ी रही। इस देश के किसी मीडिया ने, इस देश के किसी टेलीविजन ने, और मेरी बात छोड़ दीजिए, उत्तर प्रदेश में यही फ्लैशबैक ने इस मासूम पुष्पेंद्र को एक एग्रेसिव स्पीकर बनाया। मैं मानता हूं कि आप इसको जोड़ सकते हैं सुविधा के लिए। 79 से 89 तक की जिंदगी में बहुत कुछ किया, और पत्रकारिता में आकर के इस, जिसको आप कहते हैं कि इससे ड्राइव हुआ, कोई स्टोरी आज तक इस बुनियाद पे नहीं लगी। तो पुष्पेंद्र, इस सवाल ये होता है कि इतना सारा देखा आपने इस यूनिवर्सिटी में, बचपन में नज़र के सामने ये सब देखा, तो फिर पाकिस्तानी चैनल क्यों? आप मुझसे, अच्छा सवाल है आपका। आपने ये क्यों नहीं पूछा बीबीसी क्यों? इसके बाद पहले बीबीसी, हाँ, तो पहले बीबीसी क्यों नहीं पूछा आपने कि बीबीसी में क्यों किया? चलो बीबीसी में क्यों किया, और लेकिन पाकिस्तानी चैनल क्यों? जी, सवाल ये है, मैंने वही कहा कि जब मैं बीबीसी ज्वाइन करूं तो सवाल नहीं होता, तब तो मैं MI6 का एजेंट नहीं कहलाता। लेकिन पाकिस्तान का पहला प्राइवेट चैनल, जिसने
मुझसे कहा कि आप हमारे लिए काम करना चाहते हैं। मैंने कहा मुझे ये पता ही नहीं है कि हमारे यहाँ कोई संबंध ऐसे हैं कि हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। सिर्फ पीटीआई का एक आदमी भारत का वहाँ जाता था और वहाँ की एपीपी का यहाँ आता था, पाकिस्तान रेडियो का एक बंदा यहाँ आता था, ये तो नहीं पता था। तो मैंने कहा कि जब पत्रकारिता करनी है, हम बीबीसी में भी काम कर सकते हैं, हम वॉशिंगटन पोस्ट के लिए भी लिख सकते हैं, हम वॉइस ऑफ अमेरिका के लिए भी काम कर सकते हैं। तो पाकिस्तान के लिए हमने परमिशन पूछा कि भाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। उनका कर सकते हैं। पत्रकारिता में मुझे ये बताइए, आप तो खुद मुझसे बड़े पत्रकार हैं, अगर आपको कोई ऐसा ऑफर मिले जिसमें आप ही वो काम कर सकें और पूरे देश के पत्रकारों को वो अपॉर्चुनिटी ना मिले, तो आप नहीं करेंगे? पत्रकारिता की बात कर रहा हूं। ये होता कि कोई खामोशी से पत्रकारिता की जा रही है और पत्रकारिता की आड़ में कुछ हो रहा है, तो हिंदुस्तान की सारी एजेंसियां 12 साल तक ऑन थी। 12 साल तक उन एजेंसियों के लोग सरकार के तहत हमसे बातचीत करते थे। उनको पता था हम कब जाते हैं, कब आते हैं, और ऐसा नहीं था कि हम कहीं छुप के जाते हों, छुप के आते हों। इसलिए कि मैंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पैदा हुआ, जहां आइडिया ऑफ पाकिस्तान पैदा हुआ था। और मैं बचपन में ये सुनता था, मुसलमान ये नारे लगाते थे, ये जो आज केरला के गवर्नर बने बैठे हुए हैं, कई सारे लोग और हैं, एक जेल में बंद है रामपुर का, ये सब मेरे सीनियर थे। मैं उस ज़माने सुनता था कि अगर मुसलमानों की आवाज़ दबाई गई तो सरहद पार जा सकती है। मैं सोचता था सरहद पार कहाँ जा रही है, तो मुझे लगा एक बार सरहद पार जाने का मौका मिला है तो देख के आता हूँ वहाँ पे क्या होता है। यहाँ रोकता हूँ। अंतिम चरण की बातें करें इस ब्रेक के बाद। दर्शक मित्रों, समय थयो છે વિરામનો અંતિમ ચરણની વાતો એક વિરામ બાદ। વિરામ બાદ ફરી એકવાર સ્વાગત છે આપનું કાર્યક્રમ અતિથિમાં પુષ્પેન્દ્રજી સાથેની વાતો અંતિમ चरणમાં। पुष्पेंद्र जी, बहुत भारी भरकम माहौल बना दिया ये ब्रेक से पहले 2 चरण में। मासूमियत हर एक इंसान में होती है, एक बचपना हर एक इंसान में होता है, एक प्यारा सा इंसान हर एक इंसान में होता है। प्यार की बातें करें, प्यार अभी तक जो हुआ है, ऐसी अगेन एक बात जो आज तक इतनी नहीं आई, क्या कभी लाइफ में कोई प्यारा सा इंसान मिला हो जिससे लगा हो कि यार ये मेरी जीवन में खुशहाली ला सकता है? मैं समझता हूँ कि कोई आपके जीवन में खुशहाली नहीं ला सकता। अगर जीवन में लोग एक दूसरे की खुशहाली ला रहे होते तो आज भारत ये नहीं होता। हाँ, मैं इस सफ़र में 2 लोगों को याद रखता हूँ। जब मैं नया नया दिल्ली आया था और मुझे दिल्ली में ये ग्रामर नहीं पता थी कि पत्रकारिता के यहाँ की ग्रामर क्या है, क्योंकि दिल्ली को कुछ और सोचते थे, हम कुछ और आइडिया से पढ़ के आए थे। तो दिल्ली में लगता था कि हम हर एक से कहते थे कि प्लीज़ प्लीज़ आप बैठिए बैठिए बैठिए, आप। पता चला कि जब तक धक्का न दो तो आगे वाला आपको आगे नहीं आने देता। तो हमने एक कल्चर्ड प्लेस से आए थे, बड़े सहनशील जगह से आए थे, बड़ी अदब की दुनिया से आए थे, लेकिन दिल्ली ने उस दौड़ में धक्का देना सिखा दिया। और उस दौर में एक बेहतरीन इंसान जो मेरे पत्रकारिता के गुरु थे, उन्होंने उर्दू में पत्रकारिता की थी, बाद में टाइम्स ऑफ इंडिया के ब्यूरो चीफ रहे, और बहुत ही मज़े के आदमी, रॉयल आदमी थे। और उन्होंने मुझे बताया कि दिल्ली में इस प्रोफेशन में जीना है तो अगर खाना ना भी खाया हो 2 दिन तक, तब भी टूथपिक से दांतों को कुरेदते रहना। ये बड़ी बेरहम जगह है। यहाँ आपकी क्या तकलीफ़ है, अगर ये बता दिया तो लोग इसी को एक्सप्लॉइट कर लेंगे। तो बहुत सारी तकलीफ़ें उस स्ट्रगल में हुई। पैसे नहीं थे, चाय पीने के पैसे नहीं हुआ करते थे, तो सोचते थे कौन चाय पिला देगा। तो क्योंकि वो एक ऐसा घर था, उनके साथ रिश्ता ऐसा हो गया कि मैं जब भी कभी उनके घर जाता था तो वो ये पूछते ही नहीं थी उनकी पत्नी मुझसे, बस वो खाना खिला देती थी, तो लगता था कि बस हो गया। एक योगेंद्र बाली जो अब इस दुनिया में नहीं है, नवालाल नेहरू के प्रेस सेक्रेटरी थे वो। और एक जब ये दौर शुरू किया तो मैंने पत्रकारिता से इस्तीफ़ा मैंने नहीं दिया, लेफ्टिनेंट कह रहा हूँ, कर्नल RSN सिंह और GD बख्शी ने एक दिन मुझे पकड़ा और कहा कि जिन विषय के तुम जानकार हो,
जो तुम्हारी बैकग्राउंड है। जब तुम उनको बोलोगे तो लोगों को ज़्यादा ऑथेंटिक लगेगा, क्योंकि तुम रेफरेंस दे सकते हो, तुम्हारी ज़बान उर्दू है, तुम हिंदी भी बोल सकते हो, इंग्लिश भी बोल सकते हो। तो मैंने कहा आप चाहते क्या हैं? तो मुझे सडनली लगा कि ये, क्योंकि 12 साल हो गए थे, तो उन्होंने कहा कि आप इन विषयों पे बोलें, क्योंकि देश इस समस्या से ग्रस्त है, पूरी दुनिया इस समस्या से ग्रस्त है, लेकिन कोई कन्फ्रंट नहीं कर रहा है, हर आदमी इस समस्या से भागने की कोशिश कर रहा है। तो मैंने उनसे कहा कि देखिए मैं एक सेंसिटिव मुल्क के लिए काम करता हूँ, मैं इसको ऐसा नहीं कर सकता कि मैं शाम में नौकरी करूँ और दिन भर फिर पाकिस्तान के बारे में कुछ बोलूँ। मैंने नौकरी से इस्तीफ़ा दे दिया और फिर मैंने बोलना शुरू किया। ओके पुष्पेंद्र जी, कई लोगों का ये भी कहना है कि पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ को कोई इंस्टीट्यूट, कोई एक ग्रुप टूल की तरह इस्तेमाल करता है। ये जितना दावा करते हैं लोग, ये किसी र्यूमर इंडस्ट्री के लोग हैं। पुष्पेंद्र की ज़ात पे ना तो कोई संगठन और ना ही कोई पॉलिटिकल पार्टी मुझे मुतासिर कर सकती है, इन्फ्लुएंस कर सकती है। मैंने लंबे समय तक खिलाड़ी रहा हूँ। मैं सिफारिश से ज़िंदगी में कहीं नहीं आया। एक भी कोई ये साबित कर दे कि मुझे फला आदमी को अपनी मर्जी से कोई कुछ भी कहता रहे। बहुत सारे संगठन ऐसे हैं कि उनको लगता है कि इस वक्त मार्केट में पुष्पेंद्र को लोग सुन रहे हैं, तो लोग कहते हैं वो हमारे संगठन का है, लेकिन वही संगठन मेरे खिलाफ खामोशी से कैंपेन भी चलाते हैं। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे न कुछ प्राप्त करना है, न किसी से कुछ लेना है, न मैं सत्ता की दौड़ में हूँ, न राज्यसभा की दौड़ में हूँ। मेरा एजेंडा ही नहीं है और न मेरा कोई संगठन है। आर.एस. सिंह साहब से कई बार उनका संगठन के चक्कर में हमें क्यों पड़ना है, नहीं करना। इसी बात को हम लगातार यूथ तक पहुंचाना चाहते हैं। हमारी बात अच्छी होगी, लोग सुनेंगे। जिस दिन लोग कह देंगे कि ये आदमी गलत बोलता है, झूठ बोलता है, चैलेंज करेंगे, हम कोशिश तो करेंगे। हम सोचे लोग नहीं सुनना चाहते, नहीं कहेंगे। ये हमारा प्रोफेशन नहीं है, ये मिशन है मेरा। दोनों में फर्क है। पुष्पेंद्र जी, अंतिम सवाल, और अगेन मैं बोल रहा हूँ कि ये शो कन्फेशन के लिए और ऐसी बात जो अंतरंग बात बोलते हैं गुजराती में, अंतरंग वातो अतिथि माँ, कोई एक ऐसा किस्सा, कोई एक ऐसा हादसा जिसने शायद अपने आप को गिल्ट फील करवाया हो, रिग्रेट हो, सिर्फ 1 मिनट। आप जैसे बहुत अच्छे अच्छे लोग आके इस शो में ऐसी ऐसी बात बता के गए, शायद आने वाले दिनों में लोगों को कई नए रास्ते भी मिले। इसमें रिग्रेट नहीं है, एक ह्यूमन जिसे कह सकते हैं कि इमोशंस का पुट है। इन 3 सालों में, 4 सालों में जो लोअर केजी, अपर केजी, फर्स्ट, जहाँ पला बढ़ा, जो मेरी जन्मभूमि थी, इसमें बहुत से लोग बिछड़ गए, जिनके सुख में भी गया, दुख में भी गया। वो भी हमारे साथ खड़े रहे और ये कभी पता ही नहीं चला कि हमारे उनके बीच में कोई डिफरेंस है। कुछ लोग कहते हैं कि जब वो लौटना चाहते हैं तो अपने बचपन के दोस्तों के साथ चले जाते हैं, तो सारी दुनिया बिल्कुल अलग होती है। और वो मेरी ज़िंदगी का एक ये कड़वा सच है कि मेरा पूरा माजी, पूरा पास्ट आज नहीं है। मैं ना लौट सकता हूँ, न वो लोग हैं। इसलिए मेरी ज़िंदगी अब एक नई ज़िंदगी है, मुझे इसी में एक्सेप्ट करना है। मेरे इमोशंस, मेरे सेंटीमेंट्स, कभी कभी लगता है अच्छा एक बार वहाँ जाना है, लेकिन नहीं जा सकता अब मैं। वो रास्ते मैंने खुद बंद किए हैं, इसलिए उसकी तकलीफ़ भी मुझे है, लेकिन वो तकलीफ़ मेरी निजी है। वो लोग भी मिस करते होंगे, मुझे पता है, अलग अलग से मुझे खबरें मिलती हैं, लेकिन आप कभी स्कूल के दिनों में मिलने जाने थे, मेरा वो पास्ट ही ख़त्म हो गया, वो मेरी जन्मभूमि ख़त्म हो गई। और मैं देखने भी जाने चाहूँगा तो मुझे मालूम है कि वहाँ मुझे कई सारे सिक्योरिटी के साथ जानी होगी। दैट इज़ माई बिगेस्ट रिग्रेट इन माई लाइफ। थैंक यू वेरी मच पुष्पेंद्र जी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो दर्शक मित्रों, आती खास बात पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ સાથેની। મેં શરૂઆતમાં જ કહ્યું કે આ એક એવું વ્યક્તિત્વ કે જે બહુ જ બિંદાસ બોલે છે, એને જે લાગે છે તે બોલે છે, પરિચયના મોહતાજ નથી, એમના એક એક શબ્દ એ જ એમનો પરિચય બની જાય છે। ફરી મળીશું નેક્સ્ટ એપિસોડમાં એક નવા અતિથિ સાથે, ત્યાં સુધી આપશો નમસ્કાર। થેન્ક યુ વેરી મચ। થેન્ક યુ દિગંબરભાઈ, થેન્ક યુ વેરી મચ।